हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए, आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग और वेल नोन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सॉइल। क्लास 6 में भी हम लोगों ने पढ़ा है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज थोड़ा सा और डीपली इसको देखेंगे कि क्या है सॉइल। हम सभी लोग जानते हैं ना कि सॉइल क्या है। सॉइल एक ऐसा नेचुरल इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए जिसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते भाई। प्लांट्स से जो हम फ्रूट लेते हैं, जो हम फूड लेते हैं, वो कहाँ मिलता है हमें? सॉइल से, है ना। प्लांट कहाँ अपने आप को सेटल कर पाते हैं? सॉइल में। दूसरा, जितने भी एनिमल्स वगैरह होते हैं या ऐसे एनिमल्स जो जमीन के ऊपर सरवाइव नहीं कर पाते, वो कहाँ सरवाइव करते हैं? सॉइल के नीचे। तो सॉइल सभी के लिए, हमारे लिए नहीं, ह्यूमन के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जिसके बगैर हम सोच भी नहीं सकते कि हम कैसे सरवाइव करेंगे। ठीक है। प्लांट के लिए क्या करता है? इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट बाय होल्डिंग द रूट्स फर्मली एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। यानी प्लांट को ये पूरा का पूरा होल्ड करके रखता है, उसकी रूट्स के थ्रू प्लांट को होल्ड करके रखता है बिल्कुल सीधा। और जो प्लांट है वो रूट के थ्रू ही सॉइल से अपना वाटर और न्यूट्रिएंट लेता है। अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट को वाटर और न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेंगे? प्लांट अपने आप को खड़ा कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। इट इज द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी के लिए क्या है? ये एक होम है। क्या? सॉइल सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए एक होम है, हमारे लिए भी हो सकता है ना। सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए सॉइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट सॉइल वी कांट डू एनीथिंग इन एग्रीकल्चर। ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। और एग्रीकल्चर से क्या क्या मिलता है हमको? सब कुछ मिलता है। फूड भी वहीं से एग्रीकल्चर से मिलता है, क्लोथिंग भी हमको एग्रीकल्चर से मिलता है, शेल्टर भी हमको एग्रीकल्चर से मिलता है। अब आप बोलोगे चलो फूड तो समझ में आता है कि एग्रीकल्चर से मिलता है, लेकिन क्लोथिंग एंड शेल्टर, अरे भाई जो कॉटन और जूट हम उगाते हैं वो कहाँ से मिलता है? वो एग्रीकल्चर से ही तो आता है। और दूसरा शेल्टर, जो पेड़ों की लकड़ी काट काट के हम अपने घर के खिड़की दरवाजे बनाते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो भी एग्रीकल्चर से ही तो आते हैं, है ना। और एग्रीकल्चर किसमें ग्रो करता है? सॉइल में। क्लियर हो गई बात। सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यानी सॉइल एक ऐसा पार्ट है जिसको अपनी लाइफ से सेपरेट नहीं किया जा सकता। जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप कहीं भी रहो, यहाँ रहो, विदेश में रहो, कहीं रहो, सॉइल बहुत जरूरी है आपके लिए। द earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing। यानी बारिश के बाद जो मिट्टी की खुशबू आती है, कहते हैं ना अपने वतन की मिट्टी की खुशबू, सुना है ना। अपने वतन की मिट्टी की खुशबू की तो बात ही कुछ और है। तो ये वही है कि जब पहली बारिश के बाद मिट्टी में से जो भीनी भीनी सुगंध आती है, जो सुंदर सी खुशबू आती है, वो बस अपने मन को इतना लुभा देती है कि हमारी सारी टेंशन एक ही बार में खत्म हो जाती है। ठीक है। पॉलिथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल। यानी अब जो पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग हम जमीन में डाल देते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमारी सॉइल को पॉल्यूट कर देते हैं। तो सबको ध्यान रखना है, आपके घर का जितना भी कचरा है, पॉलिथीन वाला अगर कोई कचरा है तो आप उसको जमीन पर ऐसे ही नहीं डालेंगे। उससे सबसे ज्यादा हमारी सॉइल पॉल्यूट होती है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलिथीन है, ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते, हजारों साल तक डिस्ट्रॉय नहीं होते, और ये हमारी सॉइल को खराब कर देते हैं। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारी सॉइल में रहते हैं, ये उनको भी मार देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पॉलिथीन बीच में आ जाएगा तो क्या होगा? जो हमारे एयर में हमारे वाटर आ रहा है, या सॉइल में जो ऑक्सीजन जा रही है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, वो बीच में ब्रेक हो जाएगी। ठीक है। दैट इज वाई देयर इज अ डिमांड टू बैन द पॉलिथीन बैग्स एंड प्लास्टिक। और इसीलिए अब डिमांड की जा रही है, जगह जगह पर अभियान चलाए जा रहे हैं कि पॉलिथीन को और प्लास्टिक को बिल्कुल बैन कर दिया जाए। बहुत सारी सिटीज में, बहुत सारी स्टेट्स में इसको बैन कर भी दिया गया। आप हिल स्टेशन पर चले जाइए, अगर आपके हाथ में पॉली बैग दिख जाएगा तो आपको वहां कुछ ना कुछ जुर्माना जरूर देना पड़ेगा। ठीक है। अदर सब्सटेंसेस विच पॉल्यूट द सॉइल आर नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। और इनके अलावा जो हमारी सॉइल को बर्बाद कर रहे हैं वो क्या है? जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हम जमीन में ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई केमिकल छोड़ देते हैं या कोई
पेस्टिसाइड्स जो हम अपने प्लांट्स में डालते हैं वो भी सॉइल को खराब कर देते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल, यानी जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या जो केमिकल है उनको ऐसे ट्रीट कर देना चाहिए कि वो जब सॉइल में छोड़े जाएं तो वो सॉइल को हार्म ना करें। द यूज ऑफ प्लास्टिक्स शुड बी मिनिमाइज्ड, और जो प्लास्टिक का यूज है वो मिनिमाइज नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो इसको फिनिश्ड कर देना चाहिए, शुड बी फिनिश्ड। ठीक है, तो मैं मिनिमाइज नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी शुड बी फिनिश्ड, इसको फिनिश कर देना चाहिए बिल्कुल। जिसके हाथ में प्लास्टिक दिख जाए उसको चालान काट के हाथ में दे देना चाहिए कि यू आर यूजिंग पॉलिथीन बैग, सो दिस इज योर चालान एंड यू हैव टू पे इट। ओके, चलो अब आता है आपका सॉइल प्रोफाइल। जो हमारी सॉइल है, जहां अर्थ पर हम रह रहे हैं, वो पूरी की पूरी सॉइल नीचे तक जाती है और उसको कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर की जो सॉइल होती है, सबसे ऊपर की जो सॉइल होती है उस पार्ट को हम कहते हैं ह्यूमस। ठीक है, अब जो ह्यूमस है वो क्या है, बिल्कुल लाइट है, बहुत लाइट है। वो अगर आप किसी बर्तन में पानी डालोगे और के ऊपर से सॉइल डाल दोगे, अभी मैं आपको बताऊंगी, तो सबसे ऊपर जो तैरता हुआ पार्ट नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। ठीक है, उसके नीचे आपकी होती है क्ले, देन सैंड, और उसके नीचे ग्रेवल, और उसके नीचे होते हैं रॉक्स। ठीक है, अभी बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ क्या है प्रैक्टिकल, हम देखते हैं कि एक छोटा सा ग्लास लिया जिसमें पानी भर लिया। अब उस छोटे से ग्लास में आपने थोड़ी सी मुट्ठी भर मिट्टी डाली। जब आप मिट्टी डालोगे और उसको अच्छे से शेक करोगे तो क्या होगा, बहुत सारी जो कचरा होगा ये ऊपर तैरने लग जाएगा। ठीक है, जो ऊपर तैर रहा है उसको मैंने बता दिया कि वो बहुत लाइट वेट होता है, इसीलिए वो ऊपर तैरता रहता है, और इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कहते हैं ह्यूमस। ठीक है, जितनी भी सॉइल है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती, वो क्या होती है, जो हैवी हैवी सॉइल होती जाएगी वो नीचे बैठती चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे जो सॉइल है उसकी ना अलग अलग लेयर बन जाएंगी, पानी में जाते ही उसकी अलग अलग लेयर बन जाएंगी। जब जितनी भी जो डेड पार्टिकल्स हैं, वो जो लाइट वेट है वो ऊपर तैरने लग जाएंगे, उसको हम ह्यूमस बोलेंगे। उसके नीचे आपका पानी होगा, पानी के नीचे जो आपकी बारीक मिट्टी होगी, बारीक मिट्टी जिसको हम क्या देते हैं क्ले, वो होगी। क्ले के नीचे सैंड, सभी जानते हैं सैंड को हम कहते हैं हिंदी में बालू, वो होगी। और उसके बाद सैंड से मोटी मिट्टी जो होती है जिसको क्या देते हैं ग्रेवल, ग्रेवल होंगे। और अगर कोई पत्थर भी है तो वो उसके नीचे आ जाएंगे, और बेड रॉक्स। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गई इतनी बात कि अगर आप एक ग्लास में पानी भर के मिट्टी डालेंगे तो क्या क्या लेयर बनेगी, उस लेयर को क्या क्या बोलेंगे, है ना। आगे देखो, you probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate। यानी हम सबको पता है कि सॉइल कैसे बनती है। हजारों साल तक जब बहुत सारे रॉक्स बारिश के द्वारा, पानी के द्वारा या किसी भी हवा के द्वारा जब वो टूटते रहते हैं तो वो धीरे धीरे करके सॉइल बनती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यानी मिट्टी बनने की जो प्रोसेस है हजारों साल तक चलती है, इसको हम कहते हैं वेदरिंग। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट इट ग्रोज इन इट। मतलब जो सॉइल है उसका जो नेचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे रॉक्स से वो बनी है, जिस टाइप के रॉक्स से वो मिलकर बनी है वही उसका नेचर हो जाएगा, उसी पर उसका नेचर डिपेंड करेगा। और जैसा वेजिटेशन वहां का है वही वहां पर ग्रो किया जा सकता है। अगर आप ये सोचो कि आप मनाली में जाकर क्या लगाओगे, आम का पेड़ लगा लोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, आप नीम का पेड़ लगा लोगे तो ये पॉसिबल नहीं है ना। जितनी ऊंचाई पर जाओगे वहां पर जो वेजिटेशन होता है वो चेंज हो जाता है। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। ये जो क्या किया, ये आपकी सॉइल का एक वर्टिकल सेक्शन कर दिया, जिससे आपको समझ में आ जाए कि सॉइल को हम कितने कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे कैसे उसको हम बता सकते हैं। ईच लेयर डिफर्स इन फील यानी टेक्सचर, हर लेयर टेक्सचर में अलग है, कलर में अलग है, डेप्थ में अलग है, केमिकल कंपोजिशन में अलग है। और इन लेयर्स को हम क्या कह देते हैं, इन लेयर्स को हम क्या देते हैं हॉरिजॉन्स। क्या कह देते हैं, हॉरिजॉन्स। तो सबसे ऊपर का जो लेयर है, यानी यहाँ को इसको तो बोल दिया ऑर्गेनिक लेयर, ये ऑर्गेनिक लेयर जिसमें आपकी एग्रीकल्चर होती है। ठीक है, सबसे ऊपर की लेयर ओ यानी ऑर्गेनिक लेयर, जिसको हम ह्यूमस भी कहते हैं, यहाँ पर आपकी एग्रीकल्चर होती है। ठीक है,
फिर जो लेयर आती है उसको कहते हैं टॉप सॉइल, यानी सबसे ऊपर की जो अर्थ की लेयर होगी इस ऑर्गेनिक लेयर को छोड़कर, उसको कहते हैं हम टॉप सॉइल। और इस टॉप सॉइल में ही सारे मिनरल्स और ह्यूमस मिलता है, और यहीं पर जो आपके छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं यहीं पर सरवाइव करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको ध्यान नहीं रखना, इतना खास नहीं है, इसको ध्यान रखना। सेकेंड जो सॉइल आती है वो आपकी आती है बी सॉइल, बी सब सॉइल, यानी ए हो गई टॉप सॉइल, बी हो गई आपकी सब सॉइल। इस सब सॉइल में क्या होता है, डिपॉजिटेड मिनरल एंड मेटल सॉल्ट। यहाँ पर मिनरल्स मिलेंगे, मिनरल्स के साथ आपको मेटल्स मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आया, यानी कुछ मिट्टी होगी, कुछ थोड़े थोड़े मेटल्स के पार्ट होंगे, कुछ थोड़े थोड़े स्टोन्स होंगे, ये सब आपको यहाँ मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका सी यानी पेरेंट रॉक। अब पेरेंट रॉक में यहाँ आपको क्या मिलेंगे, यहाँ आपको सॉइल नहीं मिलेगी, यहाँ आपको पार्टली वेदर्ड रॉक मिलेंगे, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे हुए पत्थर आपको मिलेंगे, किसमें, सी हॉरिजोन में। नेक्स्ट आता है आपका सी हॉरिजोन के नीचे ही है, वैसे ये जो नीचे वाला पार्ट है सी हॉरिजोन में ही आ जाता है, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया आर और इसको बोल दिया बेडरॉक। ठीक है, और बेडरॉक का मतलब हो गया अनवेदर्ड पेरेंट रॉक, यानी बिना टूटे हुए साबुत पत्थर, बड़े बड़े पत्थर। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर थे स्मॉल, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, लार्ज, या आप कह सकते हैं ह्यूज। क्लियर, समझ में आ गया। ए हॉरिजोन, बी हॉरिजोन और सी हॉरिजोन, तीन पार्ट में आपके सॉइल प्रोफाइल को डिवाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा दिया था, इसीलिए मैंने ये वाला पिक्चर लिया कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल सके। समझ में आ गया ना, सबको एकदम क्लियर हो गया सॉइल प्रोफाइल। चलो आगे चले, इतना पार्ट कैसा लगा सभी लोग बताएंगे मुझे एक बार जरूर। Soil profile can also be seen while digging the well or laying the foundation of building. It can also be seen at the sides of a road on a hill or at steep river bank. हम soil profile को कहाँ कहाँ देख सकते हैं, आपने घर के आसपास या अपने घर में कभी कुआं खुदता देखा होगा, कभी ट्यूबवेल खुदता हुआ देखा होगा, किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन खुदती हुई देखी होगी, तो वहां आपने देखा होगा कि जैसे जैसे वो लोग जमीन के अंदर चलते जाते हैं वैसे वैसे जो कलर होता है ना, सॉइल का जो कलर होता है ना, वो चेंज हो जाता है, कहीं पर लाइट होता है, कहीं पर डार्क होता है, कहीं पत्थर ज्यादा आ जाते हैं, कहीं और मोटे पत्थर आ जाते हैं, और नीचे जाकर एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहां पर ये बोल दिया जाता है कि अरे अब तो पानी निकल आया, पत्थरों के बाद अब तो पानी निकल आया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि सॉइल प्रोफाइल को आप कहाँ कहाँ देख सकते हो, या आपने कहाँ कहाँ देखी होगी। द अपरमोस्ट हॉरिजोन इज जनरली डार्क इन कलर, यानी ऊपर का जो हॉरिजोन होगा, यानी टॉप सॉइल, ए टॉप सॉइल, ए हॉरिजोन, वो क्या होगा, थोड़ा डार्क कलर का होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहां पर ह्यूमस भी होती है और मिनरल्स भी होते हैं, और यहीं पर सारे ऑर्गेनिजम्स भी सरवाइव करते हैं। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट। जितनी भी ये ह्यूमस है ये सॉइल को फर्टाइल बना देती है, और जितने भी ग्रोइंग प्लांट्स हैं उसको सबको क्या देती है, न्यूट्रिएंट्स देती है। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। ये जो लेयर होती है ये सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, और बहुत ज्यादा वाटर होल्ड कर सकती है। इट इज कॉल्ड द टॉप सॉइल और द ए हॉरिजोन, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, टॉप सॉइल और ए हॉरिजोन कहते हैं। क्लियर, दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज worms, rodents, moles एंड beetles। अभी बताया था ना मैंने आपको, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए ये शेल्टर का काम करती है। कौन सी लेयर, ए हॉरिजोन या टॉप सॉइल। The roots of small plants are embedded entirely in the topsoil। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट होती है वो भी टॉप सॉइल में ही एम्बेडेड रहती है, टॉप सॉइल में ही फिक्स रहती है, और वहीं से ये अपने आप को स्ट्रेट खड़ा रख पाती है, वहीं से ये क्या लेती है, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सब कुछ ले लेती है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात, बताइए जल्दी से। नेक्स्ट आता है आपका बी हॉरिजोन। द नेक्स्ट लेयर हैज लेसर अमाउंट ह्यूमस बट मोर मिनरल्स। जो सेकंड लेयर है यानी जो बी हॉरिजोन है, यहाँ पर ह्यूमस कम है लेकिन मिनरल्स बहुत है। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड बी हॉरिजोन। ये जो लेयर है यानी ये जो सेकंड वाली लेयर है ये इस लेयर से कुछ हार्डर होती है। ठीक है, थोड़ी सी हार्डर, यानी जब आप खुदाई करोगे तो इस लेयर को खोदने में आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इसको हम क्या कह देते हैं, बी हॉरिजोन बोलते हैं और मिडिल लेयर भी बोल देते हैं। ठीक है, द थर्ड लेयर इज सी हॉरिजोन, यानी ये वाली जो लेयर है अब आपकी सी हॉरिजोन है, विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक एंड क्रेविसेस। यानी छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर ये लेयर बनी होती है, जिसको हम कह देते हैं
क्या कह देते हैं, रॉक्स, है ना, या लम्प्स ऑफ रॉक्स। और इसके ही जस्ट नीचे बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं, इसी लेयर के जस्ट नीचे बड़े बड़े पत्थर आते हैं जिनको हम बेड रॉक्स बोलते हैं, विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद अ स्पैड। और जो बहुत, इन पत्थरों को तोड़ना और इन पत्थरों में गड्ढा खोदना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इन पत्थरों के नीचे आपको क्या मिलेगा, इन पत्थरों के नीचे आपको वाटर मिलेगा, ठीक है। यानी जो रेन से वाटर आ रहा है, जो नदियों से वाटर आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो ऐसे बहकर जा रहा है नीचे और यहाँ जाकर वो कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा लगा ना आज का सेशन, जल्दी से बताना कैसा लगा आज का सेशन। इस चैप्टर को भी हम 4 पार्ट में करेंगे क्योंकि मैंने थोड़ा सा लेंथी कर दिया इस चैप्टर को, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आज का सेशन कैसा लगा सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, और लाइक करेंगे, साथ में शेयर भी करेंगे। जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब का बटन मैंने यहाँ दिया हुआ है, इस पर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे पहले आप लोग क्लास को ऑफ करो, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैथ्स में मैंने क्लास 5, 6, 7 और 8 कंप्लीट कराई है जो एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्लास 5, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फिर से बता दूं, तो आप क्लास 5 की वीडियो देख सकते हो, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और बहुत क्लियरली समझाए हुए हैं सारे के सारे टॉपिक्स। तो कोई भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो क्लास प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 5 की वीडियोस ओपन कीजिए, मेरे ख्याल से 25 से 26 वीडियोस हैं जिसमें आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलो तो कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।